वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा खान जीएस रिसर्च सेंटर, यानी कि खान सर का संपूर्ण नोट्स आपको जो है फ्री में डिस्क्राइब कराए जाएंगे। ओरिजिनल नोट्स हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ और कम समय में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को क्या करने लेना है प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको पूरा मटेरियल दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें पूरा इंडेक्स आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, पेशीय तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, रक्त और ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र करेंगे, नर्वस सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सेंस ऑर्गन, सभी चैप्टर को हम सब करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ग्लैंड पढ़ेंगे, कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर में गुहा पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मानव, यानी 16 चैप्टर को हम एक वीडियो में 2 चैप्टर शामिल करेंगे। 8 वीडियो में इसको ख़त्म करने वाला हूँ। पूरा नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी जूम करेंगे, परेशान ना होना। कितना छोटा दिखेगा, छोटा नहीं बड़ा दिखेगा, परेशान ना होइएगा प्यारे साथियों। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इसका। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मिल गया है पहला चैप्टर। क्या है, कोशिका। कोशिका से पहले क्या है, जीव विज्ञान की बात हो रही है तो जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो बताओगे अरस्तु क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप बताओगे अरस्तु ही माने जाते हैं। अब कहा जाए जीव विज्ञान की 2 शाखाएं कौन कौन सी, तो आप बताएंगे जूलॉजी एंड बॉटनी, दोनों क्या कहलाती हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं कहलाती हैं। तो केवल जीव विज्ञान की बात किया जाए तो आप बताओगे जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है। जूलॉजी जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, तो बताओगे जूलॉजी कहलाता है, यानी जंतु विज्ञान। और जीव जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक भी जो है माने जाते कौन, तो बताओगे अरस्तु माने जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब कोशिका चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो बताओगे कोशिका से होता है। पहले बात करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो बताओगे साइटोलॉजी कहलाता है। जैसे आप जानते हैं ईंट से पहले कंक्रीट से ईंट बनता है, और ईंट से क्या बनता है, ईंट से मिलाकर दीवार, और दीवार से घर बनता है। उसी प्रकार क्या है, कोशिका से क्या बनता है, एक कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, और अंग से पूरा शरीर बन जाता है। आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने, तो आप बताओगे 1665 में किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसे, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल्स या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव न समझिएगा, रॉबर्ट हुक समझिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1664 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसे, बैक्टीरिया का पिता किसे कहा, बैक्टीरिया को खोज किसने किया था, तो बताओगे लीवनहॉक ने किया था। और वायरस की खोज किसने किया था, तो इवान हॉस्की। अब इवान हॉस्की याद न करके वान हॉस्की, वाह से वायरस, वादी से ऑन हॉस्की आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आगे देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में आपको अंतर कर लेना है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, हुक लगा के क्या किया, पहले कोशिका को निकाला, और उसके बाद ब्राउन ने कहा कि अरे इसके अंदर क्या है भाई, अरे यार ये तो केंद्रक दिख रहा है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पहले कोशिका को निकाल के बाहर जैसे रखा। रॉबर्ट ब्राउन आ रहा था, कह रहा इसके अंदर क्या भाई, तो इसके अंदर 1852 में क्या, 1881 में केंद्रक की खोज किसने कर दी, तो बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब स्लाइडन एंड सॉल्व ने क्या किया, कोशिका के सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताओगे कोशिका ही है। अब बात होती है आगे, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मरी हुई सेल्स कोशिका को क्या कहा जाता है पैसा को, तो आप बताओगे नेफ्रोसिस कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और सबसे बड़ी कोशिका आप बताओगे क्या है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। अब बात आगे बढ़ती है, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है,
तो बताओ तंत्रिका या स्नायु कोशिका होती है। और चलते हैं, तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण से चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सरकार कहती है हेलमेट लगाओ। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। और सबसे अधिक विभाजन किस में होता है, तो लीवर या जिगर या यकृत में होता है। और ये बार बार जो है जैसे क्षतिग्रस्त हो स्वतः ही रिपेयर कर लेता है अपने आप को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, मानव शरीर के बारे में बात किया गया है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की यहाँ बात, छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ना होके यहाँ पर आपको क्या लगाना, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। सबसे छोटी कोशिका आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जबकि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहूँ तो अंडाणु है, जो महिलाओं में पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, तो उसको सुधार कर दिया जाएगा। चलते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। जीवन का आधार किसे कहा जाता है, तो बताओगे इसी प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी में जो है द्रव में होती हैं। इसके अंदर जो है 80% से अधिक भाग क्या होता है, जल से बना होता है। और प्रोटोप्लाज्म किस मिलकर कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। चलते हैं, अब बात होती कोशिका द्रव क्या है। मान लेते हैं ये कोशिका है, पूरा ये पूरा भरा है, ये क्या होगा आप बताओगे, ये कोशिका द्रव होगा। यहाँ केंद्रक है और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव बोलते हैं। लेकिन दोनों क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है। कोशिका क्या करता है, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका को सूखने से बचाता है। चलते हैं, इसका कार्य पूछा जाएगा तो क्या बताओ, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अब होती कोशिका भित्ति ऐसी सेल वाल यह सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज तुम्हारे मनुष्य में तो पाया नहीं जाता। अब बताओ ये क्या है, सेलुलोज क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें सेलुलोज पाया जाता है। केवल पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान, ऊपर जो बाहरी वाला खुरदुरा वाला पार्ट होता है उसी को कह सकते हैं क्या है, तो बताओगे कोशिका भित्ति है। जीवाणु एक पादप है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु भी एक प्रकार का क्या है, पादप है, कह सकते हो। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है, तो बताओ कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। देखिए कवक वाली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। अब बात होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जंतु एवं पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर जो है रहते हैं। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यह एक अर्धपारगम झिल्ली है, कुछ ही वस्तु अंदर जाने देता है। अर्धपारगम मतलब कुछ को जाने देता है, कुछ को रोकता है। तो कोशिका झिल्ली कैसी, यही बार बार पूछा था किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली। आपने देखो झिल्ली या पन्नी लेते हैं तो पन्नी में पूरी एक आता है ट्रांसपेरेंट, एक हल्का ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती लेकिन कुछ नहीं दिखाई, ऐसे कुछ ना कुछ रिलेट कर लिया करें। माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है, तो सूत्र कणिका भी कहा जाता है इसे। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने किया था। और यह ऑक्सी शोषण, यहाँ पर ऑक्सी शोषण तथा अनाक्सी शोषण दोनों होता है। अभी बात होती है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, तो होता है क्रिस्टी कहा जाता है। अब बात करते हैं अंतःप्राद्राव्य जालिका की बात करते हैं, ईआर। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका के आंतरिक कंकाल कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। अच्छा ये बताए आंतरिक, अंतःप्राद्राव्य जालिका आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक सहायता प्रदान करता है कौन, तो आप क्या बताओगे, अंतःप्राद्राव्य जालिका जो है आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। चलते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण कौन करता है, तो आप बताओगे
स्मूथ ईआर स्मूथ वाला क्या करता है, मतलब जो होता है कहते हैं कि सॉफ्ट वाला ईआर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण। जबकि रफ ईआर क्या करता है, रास से राइबोसोम, इस पर राइबोसोम होता है, यह भी प्रोटीन का निर्माण करता है। वैसे सामान्यतः राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वैसे रफ वाला भी जो है ये इसमें भी राइबोसोम होता है, ये भी प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम का भी कार्य क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या किसे कहा जाता है, तो बताओ राइबोसोम। अब बात होती है राइबोसोम के बारे में। या कोशिका के अंदर आप क्वालिटी अच्छा कर लेंगे तो आपको अच्छा दिखे, या कोशिका के अंदर छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी बात हुई इसमें, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो बताओ राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो बताओ राइबोसोम को। इसे दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। अच्छा 70S क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात होगी, आप बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से पूरी नॉलेज मिलने वाली है। यह भारी होता है, और यह क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, जंतुओं में पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या पाई जाती है, तो आप बताओ, एक कोशिकीय में पाया जाता है, एक कोशिकीय में क्या प्रोकैरियोटिक, और बहुकोशिकीय में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। जैसे मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। अब यस का मतलब क्या है, सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है यस का मतलब। अच्छा बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, बात कर लेते हैं, अभी बात आगे होगी सबकी, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय की। अब बात करते हैं गाल्जी बॉडी, या इसी को गाल्जी काय कहा जाता है। इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी, तो उसको याद करना आसान है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। अब बात होती है कौन यातायात में सहायक है, तो आप बताओगे परिवहन में सहायता करता है, यातायात में सहायक है, तो बताओ गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी ही है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय, इसी को तारक काय। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है, कोशिका एक कोशिका को मल्टीप्लाई करता है, कह सकते हैं कोशिका विभाजन करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्योंकि सेंट्रोसोम केस में केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब देखिए पादप कोशिका का विभाजन सेल प्लेट में के द्वारा होता है। पादप कोशिका किस में होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। प्यारे साथियों बने रहें, आप सबको फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो बताओ कि बोरबरी ने किसकी खोज की थी, तो बताओ सेंट्रोसोम की खोज किसने, तो बताओ बोरबरी ने किया था। अब बात लाइसोसोम या लास की बात होती। लाइसोसोम यह अंदर पाचन का कार्य करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है, तो यह बताओगे लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा जल अपघटक एंजाइम किसके अंदर, तो बताओगे कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाती है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे क्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप देखिए कैसे लाश का मतलब क्या होता है, मरने के बाद व्यक्ति बनता है, लाश ही बनता है। अब देखिए ये क्या करता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मरने के बाद आदमी लाश हो जाता है, तो लाश कौन बनाता है, लाइसोसोम, ऐसे याद कर लीजिए। चलते हैं, इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे कोशिका का, तो लाइसोसोम को। इसकी खोज किसने, तो डी डूबे ने किया था। देखिए इसकी खोज किसने, तो आप बताओगे डी डूबे ने। अब मर गया तो ले डूबे, तो डी डूबे ले डूबे, तो लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो आप बताओगे। और वैसे कहा जाए, अभी बात होती जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम। अतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में पाया जाता, मरने के बाद प्लीहा एस्प्लिन में पाया जाता है। यदि आरबीसी मरता है तो वहाँ प्लीहा एस्प्लिन में। इसीलिए इसी कारण से आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता, तो आप बताओगे स्प्लिन या तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्यारे साथियों वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो एक दो बार देख लेते हैं तो आपको बायोलॉजी की समस्या खत्म होने वाली है। केंद्रक, इसकी खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक। अब देखिए केंद्र में जो बैठेगा उस सबको कंट्रोल करेगा। जैसे मोदी जी क्या पूरे देश को कंट्रोल करते केंद्र में बैठे हैं, तो
केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका को नियंत्रित करता है या कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? तो आप बताओ केंद्रक ने। या जीवित कोशिका की खोज भी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। और इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में क्या 80% से भी अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अरसधानी या इसी को बाइकुल्स कहा जाता है। यह जल संचित करके रखता है या जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। रसधानी क्या है? जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब बात आती है लवक की बात होती है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकीय अंग है। अभी देखिए और भी विस्तृत जानकारी मिलने वाली है आगे आपको। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो लवक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होता है। देखिए तीनों प्रकार का आप देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट, पहला क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमो। जब भी क्रोमा शब्द आए तो इसका मतलब रंग देने से मतलब होता है। और ल्यूको आ जाए, ल्यूको मतलब होता है वहाँ पर रंगहीन की बात हो जाएगी। और क्लोरो जहाँ पर हो वहाँ पर हमेशा हरा की बात होगी। अब हरित लवक क्या है? या भोजन का निर्माण कौन करता है? तो बताओ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक करता है। या पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कहाँ पर? तो बताओ पत्ती तथा तना में। आवड़ी लवक, या भोजन का संग्रह कौन करता है? तो आवड़ी लवक करता है। या जड़ तथा फल में पाया जाता है। आवड़ी लवक इसमें। अब तो जड़ देखो रंगीन होता है? बताओ नहीं होता है। तो आपको याद कर रखना है जड़ तथा फल में क्या पाया जाता है? बताओ आवड़ी लवक पाया जाता है। और वाड़ी लवक क्या है? अब आप देख लेते हैं। ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है। इसे क्रोमोप्लास्ट, टमाटर, मिर्च, ये सब। अच्छा वैसे टमाटर का लाल रंग किसके? लाइकोपेन के कारण से होता है। यहाँ मिर्च नहीं लिखना चाहिए था। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो आप बताओगे लाइकोपेन के कारण से होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के, चुकंदर विटामिन के, फलों का पीला रंग किसका? जैथेफिल के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग आप बताओगे कुकुरमिन के कारण से होता है। अब कभी बात होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात होने जा रही है। कोशिका के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? बताओ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। यहाँ पर थोकैरियोटिक लिखा है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? उसमें अविकसित होती है। जबकि यूकैरियोटिक क्या है? यू बहुत विकसित है और यू नहीं विकसित है। प्रो मतलब स्टार्टिंग पीरियड कह सकते हो, तो ये अविकसित कह सकते हो प्रोकैरियोटिक। इस पे सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। या प्रारंभिक कोशिका भी किसे कहा जाता है? तो बताओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रारंभिक पा से प्रोकैरियोटिक, पा से प्रारंभिक कोशिका, आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है। इसमें कौन सा राइबोसोम? तो बताओ 70S का पाया जाता है। तथा शेष अंगों का अभाव होता है। किसमें? आप बताओ कोशिका। इसके प्रोकैरियोटिक में कुछ ही बने होते हैं। कोशिका झिल्ली राइबोसोम कुछ ही बने होते हैं और सभी अंगों का क्या होता है? अभाव होता है। चलते हैं अभी बात होती है कौन कौन जो है प्रोकैरियोटिक में आते हैं, कौन यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक थ्यों ना पड़िएगा। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनकी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या है? प्लास्टिक या लवक होता है। इसके अंदर क्या है? सबसे बड़ा अंग क्या होता है? प्लास्टिक या लवक होता है। कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का क्या होता है? बताओ चौकोर होता है। ये चीज़ आपको मिल गई। इनमें बाइकुल्स या राजधानी बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देख अच्छा पादप कोशिका भी क्या है? आप बताओगे यूकैरियोटिक कोशिका है, ये आपको याद रखना है। जंतु कोशिकाएं कैसी होती? तो गोल होती हैं। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता? तो केंद्रक होता है। अब बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका क्या नहीं पाया जाता? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो इसका उत्तर आप देंगे लाइसोसोम नहीं पाया जाता, कि ईआर नहीं पाया जाता, कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर अभी आपको मिलने वाला है, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। चलते हैं मानव में 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र के बारे में बात होने कितनी। इसकी खोज किसने? वाल्डेर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। किसके? तो आप बताओगे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो बताओ सैटेलाइट कहा जाता है। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। देखिए किसकी गुणसूत्र की खोज किसने? वाल्डेर ने की। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं।
और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहा जाता है। देखिए दोनों को याद कर रहे हैं। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट ऊपर होता है, आप सैटेलाइट कहाँ लगता है? तो ऊपर लगता है, तो ऐसे याद करते हैं। ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो टेलोमर कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं। टेलीफोन कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। उसका सैटेलाइट कहाँ? ऊपर लगा जाता है, तो आप याद करें। इसके भी धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो बताओ, अरण कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। गुणसूत्र के बारे में बात कर लें। क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं? तो आप बताओगे क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ये आपको याद रखना है। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? तो आप बताओगे जीन होते हैं। देखिए आपका पहले क्रोमोसोम होगा, देखिए पहले क्रोमोसोम, फिर क्या होगा? क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए होगा। डीएनए में क्या पाया जाएगा? जीन पाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन। ये आपको क्रम आपको याद होना चाहिए। जीन क्या है? तो माता पिता के गुण, जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन को आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? आपको इकाई या आधार कहा जाता है। आनुवंशिकता का इकाई कैसे कहते हैं? तो बताओगे जीन को। अब देखिए बात होती है मेल में क्या 44 प्लस XY होता है। फीमेल में यहाँ पर XX होना चाहिए था, तो XX कर लीजिए। फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस XS होता है। अच्छा अब बात कर लेते हैं बच्चे का बेटे का जन्म कैसे होता है मेल का? तो आप बताओ यक्स महिला का और वाई पुरुष का मिलता है। इस पे ध्यान न दीजिएगा। तो यक्स वाई जब मिलता है, यक्स महिला का और वाई पुरुष का, तो क्या बनता है? बेटा। और यक्स महिला का और यक्स पुरुष का तो क्या बनती है? बेटी। यानी पुत्र पैदा होने में पूरा जो है कंट्रीब्यूशन किसका है? तो पिता का है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जीवाणुओं में 1 गुणसूत्र, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 से 36, छोटे में 18, मानव में 46। देखिए मानव में 46 और आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48। आपको बस इतना याद करना है। टेरिडोफाइटा सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें? तो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए इन आरएनए। केंद्रक अम्ल कितने? डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलते प्यार से आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात इसकी श्रृंखला का पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से बना है। डीएनए की श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब देख लेते हैं कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कितने भागों में बांटा गया। इन सबके पूरे हिरार्की को देख लेते हैं। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। फिर इसकी श्रृंखला को अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसमें? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में बदला 2 फॉस्फेट में क्या आते हैं? न्यूक्लियोटाइड में शुगर हुआ और नाइट्रोजनस बेस, और शुगर में क्या है? राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है। इसमें प्यूरिन है और पायरिडिन आता है। एडेनिन अभी सबकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए इसमें क्या है? तो एडेनिन है और गुआनिन है। एजीसीटी। प्यूरिन में क्या है? एजी है और पायरिडिन में क्या है? तो साइटोकाइनिन तथा थायमिन है। तो एजीसीटी। अभी बात आरएनए की भी होगी, सबका तुलना भी होगा, तो बने रहें। देखिए डीएनए का टर्म फेरा की लंबाई कितनी होती है? तो 34 अंश होता है। डीएनए का एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। इसकी खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखिए एटी में डबल और जीसी में डबल और जीसी में क्या होता है? ट्रिपल। अच्छा कैसे आते हैं? सी का अंक क्या होता है? 3
और ट्रिपल बॉन्ड होता है AGTC, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, अब RNA की बात होती है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस क्या होता है RNA में, तो एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, किंतु थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। देखिए RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल, जबकि DNA में क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। AGTC आपको याद कराया गया था। AG में डबल बॉन्ड और TC में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, ये आपको याद कर लेना है। यह प्रोटीन संश्लेषण या निर्माण में सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकार। एक होता है mRNA, tRNA और mRNA, tRNA और rRNA। देखिए अब तीनों की बात हम कर लेते हैं। इसे mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, अमीनो अम्ल की आवश्यक पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। कौन, तो बताओगे, rRNA। इससे फिर आता है ट्रांसफर RNA, या अमीनो के परिवहन कर राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम तक कौन अमीनो अम्लों को पहुंचाता है, तो बताओगे rRNA। tRNA, टी मतलब ही ट्रांसफर। उसके बाद आता है राइबोसोम RNA, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए प्रोटीन का निर्माण आदि के इनमें याद करना बहुत आसान है। देखिए पहला क्या था, यम तो मैसेंजर है, सूचना भेजता है। दूसरा क्या है, ट्रांसफर यानी प्रोटेक्शन करता है। किसका, टी वाला क्या करता है, तो आप बताओगे राइबोसोम का परिवहन करता है। और आर क्या करता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण, और आर मतलब राइबोसोम का मतलब ही प्रोटीन का निर्माण करने वाला होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री। DNA से RNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से जब RNA में बदला जाता है उसे ट्रांसक्रिप्शन, जबकि RNA से पुनः DNA में बदलना क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस रिवर्स लगा दीजिए। RNA से प्रोटीन बदलना क्या है, ट्रांसलेशन कहलाता है, जबकि DNA से DNA में बना लेना रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट मतलब होता है सेम चीज आप बना लो, तो उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। DNA से DNA बनाना क्या कहलाता है, तो आप फिर से रिवाइज करवा देखिए। देखिए यम RNA का मतलब होता है ये क्या करना, सूचना देना, आवश्यक पहचान, अमीनो अम्लों की आवश्यक पहचान करना तथा उन्हें एक क्रम में जो है सजाना, ये काम था इसका मैसेंजर RNA, या मैसेज पहुंचाना कह सकते हैं। फिर दूसरे काम था ट्रांसफार्म, ये क्या करता है, अमीनो एसिड का जो है राइबोसोम तक परिवहन करता है। आर क्या करता है, या राइबोसोमल, तो राइबोसोम का ही काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो आपको याद हो गया होगा चीज़ें। इस चीज़ों को आपको 2 से 3 बार देख लेते हैं। देखिए रेप्लिकेशन, DNA से DNA में आ गया रेप्लिकेशन। आप क्या बता रहा है इसमें, RNA से RNA, DNA से RNA आया तो उसे क्या कहें, तो उसे कहा गया ट्रांसक्रिप्शन। और फिर DNA से RNA पुनः बदल आया उसी में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब RNA से प्रोटीन में आया तो क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसलेशन का। RNA से प्रोटीन दूसरे उसमें चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं। एक कोशिका को टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका की विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। यानी जिसका विभाजन होता है उसे कहते हैं मदर सेल, और विभाजन के बाद जो सेल बनता है उसे डॉटर सेल कहा जाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन या सेंट्रोसोम विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कौन करता है, तो होता है सेंट्रोसोम करता है। पादपों में सेल प्लेट कर, देखिए इसकी बात हो चुकी है, पादपों में सेल प्लेट, जबकि जंतुओं में सेंट्रोसोम करता है। अब कोशिका विभाजन 3 से, असूत्री, अमिटोटिक, समसूत्री और अर्धसूत्री, 3 तरह से कोशिका विभाजन होता है। तीनों को हम देख लेते हैं एक एक करके। असूत्री विभाजन क्या है, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन मदर सेल के आकार बड़ा होने लगता है और उनके आगे चलकर बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। असूत्री विभाजन क्या होता है, किसमें किसमें होता है, सबसे बड़ी बात है जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक, मतलब एक कोश के जीवों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें क्या कहा गया कि उसके आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है और इस प्रकार विभाजन होता है कि मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और आगे चलकर बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है।
असूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो आप बताएंगे। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है या सोमैटिक सेल कहा जाता है। जनन कोश का ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरे शरीर में जो है कोटीय कोशिका बना काटीय कोशिका का बना हुआ है। अब बात होती है इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल में जो है निर्माण हो जाता है। किसमें, समसूत्री विभाजन में। दोनों ही डॉटर सेल में सेंट्रोसोम समान संख्या होते हैं। देखिए दोनों में समान संख्या में सेंट्रो, इसे समसूत्री विभाजन का इसलिए कहा जाता है कि दोनों में जो है क्रोमोसोम जो आते हैं टूटने के बाद वो समान रहते हैं। इसकी 5 फेज हैं। इसकी कितने फेज है तो बताओगे। इंटरफेज, इंटरफेज या सबसे बड़ी अवस्था जिसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। देखिए पहले फेज में क्या होता है, डीएनए का निर्माण तथा क्रोमोसोम अलग होते हैं। प्रोफेज यानी सेकेंड फेज, इसमें प्रोफेज में इसमें स्प्लेंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा यह केंद्रक का विभाजन हो जाता है। कहाँ पर तो बताओगे, प्रोफेज में। मेटाफेज, इसमें स्प्लेंड्रिकल फाइबर का निर्माण हो जाता है तथा अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह महत्वपूर्ण फेज कौन सा, तो बताओ प्रोफेज क्या है, महत्वपूर्ण फेज है। इसमें फिर से बात, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागे का निर्माण प्रारंभ होता है। चलते हैं, मेटाफेज क्या है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है अध्ययन की सुविधा के अनुसार। सबसे जो है महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा, तो मेटाफेज है। अब एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलीफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसका विभाजन कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। इसे स्प्लिंटर फाइबर क्या होता है, इसमें गायब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला में है इंटरफेज में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम से अलग होते हैं। सेकेंड पे क्या, स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण होता है तथा केंद्रक विभाजन होता है इसी में, किस सेकेंड प्रोफेज में। मेटाफेज क्या है, या स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण करते हैं अध्ययन की सुविधा के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण फेज यही है, अभी बात होती है। चलते हैं टेलीफेज, एनाफेज क्या है, सबसे छोटी अवस्था। इसमें क्रोमोसोम का निर्माण अंग के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलीफेज क्या होता है, अंतिम अवस्था। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। स्प्लेंडर फेज। चलते हैं रिमार्क, कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहे का पूंछ समसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो है निकाला जाता है। छिपकली तथा चूहे का जो है पूंछ होता है समसूत्री विभाजन बहुत जल्दी विभाजन हो जाता है। चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन का केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में होता है केवल। इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर कितनी, आधी रह जाती है। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बांट सकती है। एक मदर कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन तो 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और इनमें प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। किसमें, तो अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफोज की अवस्था होती है। चलते हैं ऐसा क्यों, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा है। कौन कौन सा है, पहले आटोसोम, 2 जो है आलोसोम। 2 जो भिन्न होते हैं, 40 दोनों में आटोसोम हो, जैसे पुरुष और महिला हों। जो 44 होते हैं, ये सब क्या आटोसोम होते हैं। और जो बचते हैं ओलोसोम होते हैं, ओलोसोम। ये क्या है, ओलोसोम है। अब देखिए 22 क्या हो गया, आप बताओ, 44 हो गया। और 2 एक इसमें से ले लिए और एक इसमें से ले लिए, तो क्या कह रहा, उससे जो है तो अब देखिए बच्चा कब होता है, तो 22 जो होता है ये मदर का और 22 फादर का समान होते हैं दोनों में। और 2 जो एक आता है, मान लो कि x मिला तो क्या होगा, बेटी होगी, और x और y मिला तो बेटा होगा। तो टोटल 46 जो होते हैं, तब क्या जाके बच्चा पैदा होता है। चलते सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम से होने वाली अनियमितता को क्या कहा जाता है, सिंड्रोम। क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। आपको बता दो, सिंड्रोम शब्द जब भी कहा जाएगा तो आप लगा रहेगा, तो उसमें आप जान लीजिए कि ये है अनुवांशिक बीमारियों के। ये टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम में कुल कितनी, टर्नर में कितना, 45 हो जाती है, वैसे 46 होना चाहिए। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर
अविकसित हो जाता है, अविकसित तथा बांझपन को देखा जाता है। किसे टर्नर सिंड्रोम से क्या होता है तो बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। और क्लीन फिल्टर क्या चीज़ है, इसमें क्या है, क्लीन फिल्टर में 47 क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में देखिए, पहले टर्नर में महिलाएं, और देखिए महिलाओं की लंबाई क्या है, छोटी, तो टर्नर छोटा अच्छा है, तो आप याद कीजिए। क्लीन फिल्टर थोड़ा सा लंबे होते तो क्लीन फिल्टर किस में आ जाएगी, तो पुरुषों में। या पुरुषों में जो है नपुंसकता कौन ला दे जाता है, तो अब तो क्लीन फिल्टर नामक बीमारी जो है ला देती है। चलते हैं, अब बात होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है, इसमें क्रोमो की संख्या कितनी 47 हो जाती है। 47 देखिए कहाँ, क्लीन फिल्टर में भी 47 था और यहाँ पर भी 47 था। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर जो है बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति मंगोलाइड कहलाते हैं। कौन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मंगोलाइड कहलाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम क्या चीज़ है, पटाऊ सिंड्रोम में भी कितने तो बताओगे, 47 ही हैं। 45 केवल किस में बात होगी, तो आप बताओ टर्नर सिंड्रोम में ही केवल 45 है, और सब में बात 47 की ही हो रही है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी 47 होती है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, उसके ऊपर होंठ क्या है, कटा हुआ होता है। और नोट, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। इसका जो है नोट, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन जो है नहीं करते हैं, ये बात नोट में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऊतक के बारे में जान लेते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहते हैं, तो बताओ हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो मालगिली को जो है हिस्टोलॉजी का जनक बोलते हैं। सबसे पहले ऊतक विकसित सेलेंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला या एडिपोज ऊतक, चारों प्रकार को हम जान लेते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में जान लेते हैं। संयोजी ऊतक जो शरीर को जोड़ता हो, अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे हड्डी है, रक्त है, लसिका है, लसिका को लिम्फ कहा जाता है। ये सभी क्या है, अस्थियां तरल संयोजक ऊतक से बनी होती हैं। तरल संयोजी ऊतक से अस्थियां भी बनी, तो इसे रक्त भी जो है तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ है। अब तंत्रिका ऊतक क्या है, मस्तिष्क बना होता है, या सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, तो तंत्रिका ऊतक। देखिए पेशियों से इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं, पेशी ऊतक की मांसपेशियां बनी होती है। या शरीर का रक्षा कौन करता है, तो बताओगे पेशी करता है, बारी। एडिपोज या उपकला ऊतक, या इससे त्वचा किससे बना है, तो बताओ एडिपोज या उपकला ऊतक से बना होता है। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, बताओ 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं उपकला ऊतक। अब बात होती है बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में क्या होती है, झुर्री आ जाती है। चलते हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।